नमस्कार, मैं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं विकल्प यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और ये मेरे लिए पहला अनुभव है कि जब मैं किसी राजनेता का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। और एक अच्छी बात फीलिंग ये है कि राजनेता के साथ साथ मेरे सीनियर भी हैं। और माले पालीगंज से विधायक हैं डॉक्टर संदीप सौरभ सर, आपका विकल्प यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश। एक लड़का 2007 में पटना के बिहार से चला था और वो जेएनयू पहुंचा। सपने तो थे यूपीएससी और कुछ कुछ जो तमाम लड़कों के होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट राजनीति में आता है और वो राजनीति चुनता है जो समाज में हाशिए पे पड़े लोगों की आवाज को मुखरित तो आयशा से कैसे आप जुड़े और जेएनयू आने? देखिए, जेएनयू में जब हम लोग आए थे 2007 में, तो उस समय एक पोस्टर आते ही मेरे एक पोस्टर से सामना हुआ था। वो पोस्टर आयशा का था और उस पर लिखा हुआ था, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। और वो मेरे अंदर तक चला गया वो पोस्टर। मतलब हमने महसूस किया कि एकदम नई बात सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। और उसी समय मेरा कोई यूपीएससी का को लेकर के, जेएनयू में आने के समय कोई यूपीएससी को लेकर के मेरे अंदर मोह माया नहीं था, बल्कि था कि एकेडमिक्स में कुछ अच्छा करना है। और उसी बीच यहाँ पे जो उस समय जो सीनियर्स थे उनसे बात करते हुए हमें लगा कि छात्र राजनीति करते हुए हम एकेडमिक्स में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, या यहाँ आने के पहले चीजों को रटने का जो आदत था, अब लगा कि नहीं, उसको जुगाली करने का ये वक्त है, चबाने का वक्त है, समझने का वक्त है। और वो क्लासरूम में भी हो रहा है और क्लासरूम के बाहर सड़कों पर भी हो रहा है, आंदोलन में भी हो रहा है। आंदोलन में जिनके भाषण हम सुन रहे हैं, या जो कैंपेन के दौरान जो लोगों से बात हो रही है, तो लगा कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं सीखने की इच्छा से ही छात्र राजनीति में आया और 2007 में मेरा दाखिला हुआ था। और दाखिले के मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर मैं एक्टिव हो गया। आयशा में एक्टिव हुआ, छात्र संघ चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अगले साल चुनाव पे रोक लगा दी। और तब तक संघर्ष के हर मोर्चे पर हम लोग सक्रिय थे। और ये जो लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को का जो नारा था, हमने लगा कि जेएनयू वो प्लेटफॉर्म आपको देता है जहां पे आप अपने कैंपस की जो सुविधाओं का मामला है, मेस में रोटी का सवाल, रोटी अच्छा नहीं बन रहा है, इसके बियॉन्ड आप सोच पाते हैं अपने कैंपस की बाउंड्री के बाहर क्या हो रहा है। और एक अच्छी बात एकदम शुरुआत में जो सुनने को मिली, जो मुझे क्लिक किया, वो ये था कि कुछ लोग चाहते हैं कि जेएनयू बाहर की तरह हो जाए। उसी समय फी हाइक का एक मूवमेंट चल रहा था जेएनयू में। तो कई लोगों का ये तर्क था, लोगों ने कहा कि भाई जब देश भर में सब जगह फीस बढ़ रहा है तो जेएनयू में भी बढ़ना चाहिए। उसी समय यहाँ का एक लेफ्ट एक्टिविस्ट ने हमें कहा कि वही तो सच्चाई है कि भाई बाहर भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ नहीं बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि जेएनयू के तर्ज पे बाकी देश के यूनिवर्सिटी हो जाए, वहां भी फीस कम हो जाए, और वो लोग चाहते हैं कि उसी की तरह जेएनयू में फीस ज्यादा हो जाए। तो दो नजरियों का मामला है। तो हमें लगा कितनी अच्छी बात है। तो ये सब बातें नए नए हम लोग आए थे तो काफी प्रभावित, काफी आकर्षित करती थी ये बातें, और इसलिए हमने कंटिन्यू रखा छात्र राजनीति में। 2007 से लेकर के 16 में जब हमने अपना पीएचडी सबमिट किया, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी किया, तो कई मोर्चों पर हम लोगों ने संघर्ष उस समय किया था। तो वो अनुभव हमें लगता है कि अब जब जनता के बीच में एक एमएलए के रूप में, एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो वो तमाम अनुभव, और खास करके जेएनयू में रूम टू रूम जो कैंपेन का तजुर्बा था, आप अलग अलग रूम पे जाते हैं, वहां पे किससे क्या सवाल आपको मिल रहा है, उसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे उनको अपने कैंपेन के अंदर में ले आना है, ये सारी चीजें काफी मदद की चीजों को आर्टिकुलेट करने में, कैसे चीजों को समझना चाहिए, कैसे किसी के बात को रिसीव करना चाहिए। तो ये सब चीजों का एक अनुभव रहा। छात्र राजनीति हमें लगता है कि काफी कुछ दिया, और एक विश्वविद्यालय से हमारा यही उम्मीद होता है कि विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल डालें
तो जो आउटपुट निकले वो उसमें क्वालिटी बदलाव हो जाए, क्वालिटी का बदलाव हो जाए। और हमने देखा कि जेएनयू ऐसा जगह है, देहात से आया हुआ लड़का जो हिंदी भी नहीं बोल सकता था, मैं हिंदी नहीं बोलता था जेएनयू आने से पहले, मगही हम लोग की भाषा थी, मगही में ही सब बात होती थी। पटना में मेरे सारे क्लासमेट मगही बोलने वाले ही थे ग्रेजुएशन में, तो सब लोग मगही बोलते थे। हिंदी बोलने में मुझे हेजिटेशन था पहले, लेकिन यहां आकर के हमने देखा कि नहीं, हम खुल सकते हैं। 2 साल +2 और 3 साल ग्रेजुएशन, ये मेरा पटना में बीता है 5 साल। और इस 5 साल में मुश्किल से 15-20 लोगों से मेरी बात होती थी, 15-20 से ज्यादा नहीं, 5 सालों में। लेकिन जेएनयू आने के बाद हम लोगों को तो रोज ही सैकड़ों लोगों से बात करनी होती थी, तो ये नया अनुभव था, सीखने को मिला, वो काम आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जेएनयू छात्र नेताओं में, छात्रों के बीच में संदीप सौरभ इतना लोकप्रिय थे कि 2 बार कन्वीनर रहे हैं ना, एसएल के 2 बार काउंसलर और कन्वीनर रहे हैं, और 2013 जेएनयू एसयू स्टूडेंट यूनियन के महासचिव के पद पर चुने गए थे। और एक समय ऐसा भी आया कि अकादमिक में जाना चाहते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने, नौकरी छोड़ के राजनीति रूप में करियर बनाना, कभी दुविधा, कभी ऐसा कुछ, आपने ये निर्णय कैसे लिया? मुश्किल रहा होगा। नहीं, 2017 में मेरी नौकरी हुई थी मगध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की। हमने छोड़ा नहीं, बल्कि ज्वाइन नहीं किया। हम ज्वाइन करने नहीं गए, क्योंकि उस समय यही फैसला हम लोग का हुआ था कि चूंकि उस समय मैं आईसा का राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहा था, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था, और लोगों ने कहा कि भाई आप जिस काम को कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर आपके लिए, आप ज्यादा अच्छा यहाँ कर रहे हैं, तो एक विश्वविद्यालय में जाने से वो रिदम जो है वो टूट जाएगा। तो मैंने फिर छोड़ दी वो नौकरी। 17 में वो नौकरी छोड़ी, और दोबारा से 2019 में मुझे दोबारा से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया आईसा का। तो यही था उस समय कि छात्र राजनीति कर रहे हैं, अभी छात्र राजनीति करने में मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ज्यादा अच्छा मैं कर रहा हूँ, तो जहां जो अच्छा कर रहा है उसको वहां करना चाहिए मेरा। लेकिन पढ़ाना मेरा फेवरेट काम रहा है, यही बात। यहाँ तक कि टेफलाज में जो स्टूडेंट यूनियन कोचिंग चलाता था, और फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट, वहां पे मैं लगभग 7-8 साल तो मैं पढ़ाया हूँ। जो पीएचडी के बच्चे जो एंट्रेंस की तैयारी जिनको करनी थी, या मास्टर्स के लिए जो लोग तैयारी करते थे, तो उनका क्लास मैं लेता था। और जेएनयू में भी 1 साल मैंने बीए के बच्चों को पढ़ाया है, ऑप्शनल कोर्स जो लोग हिंदी लेते थे तो उनको पढ़ाया है। तो पढ़ाना मेरा फेवरेट है, लेकिन उस जंक्चर पे हमें लगा कि नहीं, छात्र राजनीति में, और खास करके जब मोदी सरकार बन गई थी 2014 में, तो इसलिए 17 में हमें लगा कि नहीं, इस समय जब एजुकेशन के ऊपर ज्यादा अटैक है, कैंपसेस को एकदम बर्बाद कर देने के लिए सरकार साजिशें रच रही है। जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं, जो विश्वविद्यालय मेरे लिए महासमान है, उसको शट डाउन करने के लिए वहां का वाइस चांसलर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगा कि इस समय में छात्र राजनीति को छोड़ के जाना और जाकर के कोई एक कोने में नौकरी कर लेना, वो माने उस लिहाज से हो सकता है कि सेफ्टी वाला रास्ता हो, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। इसलिए मैंने अल्टीमेटली ये फैसला लिया कि मैं छात्र राजनीति ही करूंगा, तो मैं ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा, छात्र राजनीति और समाज के बीच की राजनीति में क्या फर्क है, और छात्र राजनीति कैसे आपको उस चीज में सहायक है? मुझे लगता है कि इसी का एक तरह का एक्सटेंशन है। जो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, एक एमएलए के रूप में जो काम कर रहे हैं, और छात्र राजनीति के रूप में जो काम करते थे, इसी का एक बड़ा, अचानक से एक बड़ा दायरा विस्तृत हो जाता है। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो कॉमन है। लेकिन सही बात है कि वहां पे आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप नीति निर्धारकों की जगह पे बैठे हैं, तो आपके पास प्रोटेस्ट के अवसर, अपनी बातों को कहने का अवसर ज्यादा है, ज्यादा मोर्चे आपके पास है। उसी तरीके से जेएनयू में जब हम लोग थे, और जेएनयू छात्र संघ में जब चुन के गए, तो मैं जेएनयू में 3 एकेडमिक काउंसिल में की मीटिंग में मैं रहा हूँ। आमतौर पर एक साल में 2 ही एकेडमिक काउंसिल होती थी, लेकिन हमारे टाइम पे 3 एकेडमिक काउंसिल होती थी। तो वो एक हमें प्लेटफॉर्म मिला जहां पे जेएनयू कम्युनिटी के मुद्दे को हम लोगों ने वहां पे रखा। और अब हम एक एमएलए के रूप में जब विधानसभा में बात रखते हैं, तो हमें लगता है कि इसी का एक बड़ा एक्सटेंशन वहां पे है, जहां पे हम जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी बिहार में हम लोगों ने हमारे प्रयास से एक बड़ा अचीवमेंट हुआ कि बिहार के
हर पंचायत में अब सरकार लाइब्रेरी की फैसिलिटी दे रही है, ये हम लोगों का करवाया हुआ है। तो ये बिहार में लाइब्रेरी कमेटी है, वो प्लेटफॉर्म का हमने इस्तेमाल किया। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप जनता के पक्ष में कैसे कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और दोनों के बीच में कोई विरोध तो उस तरह से नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि आप जेएनयू के अंदर राजनीति कर रहे हैं, तो ये थोड़ा एक इंटेलेक्चुअल सर्किल है। इसमें आपको गांव के अंदर जो गलियों की स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, नालियों की स्थिति है, गरीबी है, आवासहीनता है, ये सब एड्रेस न करके कुछ आपको आइडियोलॉजिकल चीजें और कुछ छात्रों के मुद्दे को, तत्कालिक मुद्दों को एड्रेस करना ज्यादा होता है। वहां वो और ज्यादा डाउन टू अर्थ चला जाता है। तो मिला जुला के चीजें एक्सटेंशन की तरह है। सामान्यतः लोग छात्रों को या स्टूडेंट के परिवार वाले भी उन्हें छात्र राजनीति या राजनीति से बचने की सलाह देते हैं, और आप छात्र राजनीति करते हुए बिहार विधानसभा तक पहुंचे और जनता में आपने अपनी एक छवि बनाई। तो आप ऐसे परिवारों को, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि छात्र राजनीति क्यों जरूरी? देखिए, छात्र राजनीति तो हम मानते हैं कि इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको, और खास करके वैचारिक अगर राजनीति हो जो जेएनयू में होता है, बल्कि जो लेफ्ट के अंदर है, कहीं भी लेफ्ट की राजनीति जो है वो वैचारिक राजनीति है, तो ये आपको सोचने और समझने की तमीज देता है। कोई घटनाक्रम को कैसे सोचना है, कैसे समझना है, कहां लॉजिक है, कहां कॉन्ट्रास्ट है, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एकेडमिक्स में भी इसका बड़ा इस्तेमाल है। जैसे हम लोग तो जेएनयू में जब थे तो फुल टाइम एक्टिविज्म करते थे, फुल टाइम एकदम। कई बार ऐसा हुआ कि क्लासरूम छोड़ करके भी हमने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, या क्लास चल रहा है लेकिन हम दूसरे क्लास में कैंपेन कर रहे हैं, दूसरे क्लास में जाकर के लोग कह रहे हैं कि फलाने दिन आंदोलन है, आप लोग आइए। लेकिन इसके चलते मेरा एकेडमिक बेहतर ही हुआ। मैं अपने संदर्भ में खास करके बोल सकता हूं, जहां पे एमए करने के बाद एमफिल में जनरल कैटेगरी में मेरा एडमिशन हुआ या जेआरएफ हुआ, तो ये सारी चीजें एकेडमिक्स में हम लोग के लिए फायदेमंद थी। तो असल में जो उच्च शिक्षा है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो बहुत ही जल्दी निकल करके सोसाइटी के अंदर एक आम नागरिक की भूमिका निभाने जाते हैं। तो उनको सोसाइटी की समझदारी, सोसाइटी के बीच जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो बाकी सब मुद्दे हैं, उनकी समझदारी उनके अंदर हो तो अच्छी बात है। ये तो हम तो मानते हैं कि सरकार को चाहिए भाई कि देश के अंदर पॉलिटिकल साइंस के जो थियरीज हैं वो एकदम नीचे के बच्चों को भी पढ़ाया जाए ताकि उनको समझ में आए। नहीं तो हम देखते हैं कि कोई है जो स्कूल टॉपर है, पूरे साल का टॉपर है, और उसको ये भी नहीं पता कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। संविधान में जिसको कहा गया कि भारत की संप्रभुता, तो आप किसी से पूछे भारत की संप्रभुता क्या है, उसको नहीं पता है। वो हो सकता है कि आईआईटी निकाले, लेकिन उसको संप्रभुता नहीं पता है, जो देश के संविधान का प्रियम्बल का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें पढ़ाई लिखाई का भी हिस्सा बल्कि होना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। प्रैक्टिस में। अच्छा, आपने विधानसभा के साथ साथ पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा, कैसे अनुभव रहे? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और बल्कि नालंदा जहाँ पे मैं बस 2 ही महीने पहले गया था चुनाव से, तो वहाँ की जनता ने, वहाँ के छात्रों, युवाओं ने, किसानों ने जितना उत्साहजनक तरीके से हमें अपना समर्थन दिया, प्यार दुलार लोगों ने दिया, तो वो वाकई अभिभूत करने वाला था। हालांकि चुनाव के रिजल्ट हम लोग के पक्ष में नहीं आया, लेकिन ये था कि मुद्दों को लेकर के राजनीति करने से आप एक बहुत बड़े तबके को गोलबंद कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये नालंदा में हमने देखा, तो अच्छा अनुभव था। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।